and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. रॉयल गार्ड है, यहाँ पे किसी और किस्म का कोई मॉन्स्टर है। यूनोन से कहते हैं हमें सिर्फ क्वीन को मारना है, बाकी सब चीजों को छोड़ दो। उसी वक्त टनल के बाहर का सीन दिखाते हैं। शिमिज़ु केंजो को देखकर कहती है, केंजो तुम वापस आ गए और अपने साथ तोहफा भी लेकर आए हो। केंजो ने अपने हाथ में चींटियों के टुकड़े पकड़ रखे होते हैं और वो काफी ज्यादा जख्मी होता है। केंजो शिमिज़ु से कहता है, मुझे लगता है कि इनका कोई प्लान था, ये चारों तरफ से मुझ पर अटैक कर रहे थे। मैंने तकरीबन 30 चींटियों को तो मार डाला होगा, लेकिन उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया। मेरा कंधा और मेरी हिप जख्मी हो चुकी है, मुझे जल्दी से हील कर दो। शिमिज़ु से कहती है, मैं तुम्हें हील करूंगी, लेकिन मेरी कंडीशन है। केंजो से कहता है, शिमिज़ु अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से मुझे हील करो। शिमिज़ु से कहती है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। केंजो से कहता है, तुम्हारे पास मेरे से भी ज्यादा पैसा है, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तुम अपने पैसे से क्यों नहीं लेती? केंजो पीछे की तरफ देखता है तो अभी चुंटियां आ रही होती है। केंजो शिमिज़ु से कहता है, चलो अब जल्दी करो, मुझे जल्दी से हील कर दो, चुंटियां यहाँ पर आ रही है। केंजो जैसे पीछे की तरफ देखता है उसे कहता है, अच्छा जल्दी से बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसी वक्त शिमिज़ु के पास से ब्लड निकलता है और केंजो और साथ में दूसरा हंटर दोनों से देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शिमिज़ु मर चुकी होती है और उन दोनों को कुछ भी नजर नहीं आता। केंजो दूसरे से कहता है, कोई मॉन्स्टर हमारे बहुत ज्यादा करीब है और उसी वक्त एक मॉन्स्टर उड़ता हुआ आता है और तेजी के साथ केंजो के पास से गुजर जाता है और जैसे ही वो वापसी की तरफ आता है तो सारी केंजो की गर्दन भी उड़ा देता है और इसी के साथ शिमिज़ु और केंजो दोनों मारे जाती है, जबकि तीसरा हंटर चिल्ला रहा होता है। वो अपनी तलवार निकालकर ऐसी हवा में अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और नेक्स्ट सीन में हम उसकी टूटी हुई तलवार उसकी कटी हुई गर्दन देखते हैं और यहाँ पर जापानीज की एक पूरी टीम सिर्फ एक ही मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है, जबकि टनल के अंदर हमारी कोरियन हंटर्स की टीम का सामना रॉयल गार्ड से होता है। माधव अपनी शील्ड के साथ एक बॉडीगार्ड को रोककर खड़े होते हैं। माधव को उसके सामने काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। माधव कहते हैं तो ये क्वीन के पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, इनमें से हर एक एंड एस रैंक के बराबर है, लेकिन ये मॉन्स्टर्स है तो मॉन्स्टर्स ही, इनके पास दिमाग नहीं होता। ये दूसरे हंटर्स की तरह फाइटिंग स्किल्स और टैक्टिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मास्टर माधव उसे पीछे की तरफ धकेलते हैं और साथ ही चाइन से कहते हैं अभी अटैक करो। चाइन ऊपर की तरफ से जंप करते हुए उस चोटी के सर में अपनी तलवार धंसा देती है और उस तलवार के ऊपर बैठकर उस तलवार पर अपना वजन डालते हुए चोटी को नीचे तक काट देती है। चाइन जैसे नीचे उतरती है उसी वक्त एक और रॉयल गार्ड आ जाता है। चाइन उस पर भी अपनी तलवार से अटैक करती है और अपनी तलवार से उसको काट देती है। चाइन कहती है ये एंड तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा। माधव कहती है ये बात तो सच है कि रॉयल गार्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल है आम इसके मुकाबले में, लेकिन चलो ये अच्छी बात है कि ये ज्यादा नहीं है। व्यांगू सारे हंटर से कहता है अपनी इंजीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं, अपनी फुल पावर पर इस्तेमाल करो, मैं तुम लोगों को हील कर दूंगा। यूनू से कहता है चलो कम से कम तुम डरकर बात तो नहीं रहे। व्यांगू यूनू से कहता है और तुम भी पागलों की तरह इन चींटियों पर अटैक नहीं कर रहे, ये भी अच्छी बात है। उसी वक्त व्यांगू एक मरी हुई चींटी के सर को भोर देता है और कहता है तुम लोगों को नहीं पता ये चींटियां अपने कटे हुए सर के साथ भी काफी देर तक जिंदा रह सकती है, इनको मुकम्मल तौर पर खत्म करो, नहीं तो मुझे काम करना पड़ेगा। वो लोग वहाँ पर मुझे सारी चींटियों को मार देते हैं और कहते हैं हम लोग अभी तक क्वीन तक नहीं पहुंचे, लेकिन रॉयल गार्ड से हमारा सामना हो चुका है। लास्ट टाइम तो यही रॉयल गार्ड से, लेकिन लास्ट टाइम क्वीन के पास से हो सकता है शायद सेकंड जनरेशन वालों ने इनको रिप्लेस कर दिया हो और क्वीन के नए रॉयल गार्ड्स अभी भी जिंदा हो। व्यांगोन से कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक बफ देता हूँ जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उन सबकी पावर्स को डबल कर देता है। वहीं पर उनके सामने चींटियों की एक पूरी आर्मी होती है, वो सारे फैसला करते हैं चलो हम सब लोग सिर्फ 10-10 चींटियों से निपटते हैं। व्यांगोन से कहता है मेरा फाइटिंग स्टाइल इतना अच्छा नहीं है तो मेरे लिए भी एक दो छोड़ देना। यूनू व्यांगोन से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं हीलर को फाइट करने दूंगा? तुम हमें हील कर रहे हो और हमें बफ दे रहे हो, इतना ही काफी है, फाइट वहाँ पर छोड़ दो, तुम पीछे रहकर एंजॉय करो। टनल के बाहर का सीन दिखाते हैं। जापानीज की एक और टीम केंजो शिमिज़ु की टीम को चेक करने के लिए जाती है, क्योंकि उनसे उनका रास्ता नहीं हो रहा होता। थोड़ी देर के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, उनकी डेड बॉडीज भी नहीं होती। वो लोग कहते हैं यहाँ पर तो बहुत सारी चींटियां मरी पड़ी है, यानी यहाँ पर कोई फाइट हुई है, लेकिन यहाँ पर वो लोग क्यों नहीं है, आई वो कहाँ चले गए? उसी वक्त उन्हें वहाँ पर घर में लिपटा हुआ एक घंटा का चश्मा नजर आता है। जैसे ही उनका थोड़ा सा सामने की तरफ देखते हैं तो सामने डेड बॉडीज पड़ी होती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि वो मास्क वाला बंदा जो कि हंटर्स की स्मेल को महसूस कर सकता है वो जल्दी से अपने मास्क को उतार देता है और वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देता है और कहता है इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है, ये तो किसी बहुत ज्यादा पावरफुल क्रीचर की स्मेल है, मैंने इतनी पावरफुल स्मेल पहले कभी महसूस नहीं की। उसी वक्त उसके सामने कुछ नजर आता है और वो पागलों की तरह अपने आइस मैजिक को अनलीश करता है और अपने सामने एक डबल शील्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके शील्ड को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और 3 स्लैशेस लगाते हुए उसकी आइस के साथ उसको काट देता है और इसी के साथ जापानीज के 2 और हंटर मारे जाते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से टनल के अंदर का होता है। वो लोग कहते हैं इन सारी एड्स पर तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम जाया हो गया, जबकि जोई से कहता है मुझे लगता है सिर्फ 5 मिनट लगे होंगे। यूनू कहता है ये सब कुछ व्यांगू की वजह से हुआ है, उसने अपने बॉक्स से हमारी पावर को इंक्रीज कर दिया है। यूनू चाइन की तरफ देखकर कहता है सिर्फ 5 मिनट की फाइट में मुझे लगता है कि चाइन ने मुझसे ज्यादा चींटियों को मारा है और यही पर बताते हैं कि टनल में आए हुए उन्हें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और उन्हें जल्दी से काम खत्म करना होगा। उसी वक्त चाइन उनसे कहती है मुझे कुछ महसूस हो रहा है, मुझे कुछ स्मेल हो रहा है, लगता है शायद सामने वाले रूम में क्वीन है। यूनू अपने बीच रूम में जाता है और बीच आइस को इस्तेमाल करते हुए सामने के एरिया को स्कैन करता है और उनसे कहता है ये बात कंफर्म है सामने वाले रूम में क्वीन है और उसके साथ उसके रॉयल गार्ड्स भी हैं। क्वीन सबसे पीछे खड़ी है जबकि उसके पास 8 बॉडीगार्ड्स भी हैं जो उसके सामने खड़े हैं और उन सारे बॉडीगार्ड्स का रैंक भी एस के बराबर है। तुम सारे लोग उन बॉडीगार्ड्स को अपने साथ फाइट में बिजी रखना, मैं क्वीन से फाइट करूंगा। जबकि माधव चाइन से कहते हैं क्वीन के साथ मैं फाइट करूंगा, तुम उस क्वीन के रॉयल गार्ड्स को संभाल लेना। चाइन उनसे कहती है ठीक है। जोईयोंग अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए फायर से बड़े बड़े ड्रैगन बना लेते हैं और कहते हैं आज मुझे भी अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिलेगा और फिर वो लोग बॉस के रूम में एंटर हो जाते हैं जहाँ पर उनकी क्वीन है और रॉयल गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं। लिंक भी पीछे रहकर अपने तीरों से रॉयल गार्ड्स पर अटैक कर रहे होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी बैक को कवर करता हूँ, तुम लोग आगे बढ़ो। जबकि यूनू अपनी बॉडी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और बीच में आ जाते हैं। यूनू कहते हैं अब मैं बीच में बिल्कुल एक जानवर दिखता हूँ, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, आज मुझे अपनी फुल पावर दिखाने का मौका मिलने वाला है। यूनू आगे की तरफ जंप करते हैं और 2 चींटियों को अपने हाथ से मसल लेते हैं। माधव चाइन से कहते हैं मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, जल्दी से इन गार्ड्स को रास्ते से हटाओ। चाइन अपनी तलवार को इस्तेमाल करते हुए अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए टॉटिंग स्केल को रिलीज करती है, लेकिन वो गार्ड सामने लाइन में इकट्ठे हो जाते हैं। माधव कहते हैं ये हमें क्वीन तक नहीं पहुंचने देंगे, ये तो सामने लाइन बनाकर खड़े हो गए हैं। माधव अपनी शील्ड लेकर क्वीन के सामने चले जाते हैं और कहते हैं तुम लोग जल्दी से गार्ड से निपटो, मैं इस क्वीन को रोक रखता हूँ। कैमरामैन जो कि पीछे खड़ा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसी वक्त से कान में कॉल आती है कि हमारे पास 80% व्यूअरशिप आ चुकी है, जल्दी से थोड़ा सा और आगे हो जाओ ताकि हमें बेहतर व्यू मिल सके। वो जैसे थोड़ा सा आगे होने लगता है व्यांगू से पकड़ लेकर कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो? सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, तुम अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। यहाँ पर इस वक्त एक एस रैंक का बॉस है, अगर यहाँ पर तुम मर जाते हो तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाले। अगर तुम्हें मेरी बात ही समझ आती है तो यही मेरे पीछे रहो। वो कैमरामैन हीलर की तरफ देख रहा होता है, कहता है किसने कहा कि हीलर कॉम्बैट नहीं कर सकता, हालांकि मैं ए रैंक का कॉम्बैट टाइप का हंटर हूँ, लेकिन ये मुझसे
ज्यादा बेहतर है। वहीं पर कोरिया के एक घर में एक अंकल आंटी का सीन दिखाते हैं। एक बूढ़ी औरत आती है और बूढ़े अंकल से कहती है, क्या तुम ये शो नहीं देखने वाले जो कि जेजू आइलैंड से लाइव दिखा रहे हैं? अंकल से कहते हैं, नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। आंटी से कहती है, टीवी वालों ने कहा है इस बार हम लोग उन चिड़ियों को जरूर हरा देंगे। अंकल से कहते हैं, वो हर बार ऐसे कहते हैं, पिछली 3 बार भी ऐसे कहा था। आंटी उस अंकल से कहती है, तुम्हें पता है कि वो हमारे बेटे का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं? शायद तो इनका बेटा कोई हंटर था जो रेप में मारा गया, यहाँ पे जेजू आइलैंड पर रहता था जो मारा गया। वो अंकल फिर से कहते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। आंटी वापस आकर टीवी के सामने बैठ जाती है। उस वक्त टीवी पर माधव को दिखाया जा रहा होता है जो कि क्वीन को रोककर खड़े होते हैं, तो साथ साथ उसकी इन्वेंटरी की जा रही होती है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? आंटी बाहर से आने वाले शोर को सुनकर कहती है, सारे लोग यही न्यूज देख रहे हैं। इस न्यूज को देखकर तो लोगों का जोश बढ़ता जा रहा है। सिर्फ वो आंटी नहीं बल्कि पूरे कोरिया में हर जगह पर जो लोग यही न्यूज देख रहे होते हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग यही न्यूज देख रहे होते हैं और कहते हैं सिर्फ 4 गार्ड्स रह गए हैं, बहुत जल्दी हम क्वीन को मार डालेंगे, फिर ये सारा आइलैंड क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आंटी पीछे की तरफ देखती है तो बूढ़े अंकल दरवाजे से छुपकर देख रहे होते हैं। आंटी से कहती है, हमारे हंटर से 4 बॉडीगार्ड्स को हरा दिया है, अब बस कुछ ही बचे हैं। अंकल रोते हुए अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, इनको सारी चीजों को खत्म करना होगा और हमारे बेटे का बदला लेना होगा। न्यूज रूम का भी सीन दिखाते हैं जहाँ पर बंदा डायरेक्टर से कह रहा होता है, हमारे पास 85% से भी ज्यादा व्यूअरशिप आ चुकी है, हमने न्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इस बार तो हमें अवार्ड मिलने वाला है। अपनी इस एस की रेट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग भी रशिया, चाइना और फ्रांस की तरह नेशन लेवल के हंटर्स बन जाएंगे और कोरिया के पास भी हताव आ जाएगा कि कोरिया ने भी एक एस की डेंजर को क्लियर किया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे वो हंटर्स कैसे क्वीन को मारते हैं और वो मॉन्स्टर कौन सा है जिसने जापानीज हंटर को मारा है, और क्या जिनू रेड में इस सारे हंटर्स क्वीन को मारने में फोकस कर रहे होते हैं। यूनू आगे बढ़ते हैं और क्वीन की टांगों पर अटैक करते हुए कहते हैं, अपने रॉयल गार्ड के बिना क्वीन से अपने खाली एम्प्टी शेल है, जबकि लिम का क्वीन की आंखों पर अटैक कर रहे होते हैं। उसी वक्त क्वीन अपने मुंह से कुछ फ्लूइड सा निकालती है जो कि एसिड टाइप होता है, जिससे उनकी बॉडीज जल जाती है। लेकिन क्योंकि उनके पास ब्यांगो है जो कि एक एस रैंक का हीलर है, वो जल्दी से उनकी बॉडी को हील कर लेता है और उनकी बॉडीज फिर से नई जैसी हो जाती है। ब्यांगो क्वीन से कहता है, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ चाहे तुम इनके बाजू काट दो या टांगे काट दो, मैं उनको दोबारा से रिजनरेट कर दूंगा। और साथ ही क्वीन हीलर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। माधव जल्दी से अपनी शील्ड को सामने करते हुए उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं। माधव क्वीन से कहते हैं, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें अपने हीलर तक इतनी आसानी से जाने देंगे? साथ ही चोईजोंग आगे बढ़ते हैं और अपने फायर अटैक से क्वीन पर अटैक करते हैं। चोईजोंग का फायर अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि यूनू उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि क्वीन का काम तमाम हो चुका है, अब इतना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, बस और 2-3 स्ट्राइक्स और ये क्वीन खत्म हो चुकी है। लेकिन साथ ही वो क्वीन जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और अपने बच्चों को सिग्नल देती है। क्वीन के चिल्लाने से एक जोरदार इंपैक्ट पैदा होता है। माधव जल्दी से अपनी शील्ड को सामने करते हुए बाकी सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। यूनू कहते हैं, क्या ये इसकी लास्ट क्राई है, मरने से पहले आखिरी बार चिल्ला रही है, यहाँ पे किसी को सिग्नल देकर बुला रही है। सुगीमोटो जो कि वाइट शिप पर होता है, वो जल्दी से र्योजी को कॉल करता है और कहता है, वो सारी चुड़ियां नेस्ट की तरफ वापस जा रही है, तुम्हें वहाँ से जल्दी से निकलना होगा, हमारी सिग्नल जैमिंग टेक्निक फेल हो चुकी है। अब वो चुड़ियां उसकी बात सुन सकती है और वापस जा रही है। उसी वक्त टनल के अंदर का सीन दिखाते हैं। चाइन जल्दी से आगे बढ़ती है और अपनी तलवार के साथ क्वीन का गला काट देती है और इस तरह चुड़ियों की क्वीन मर जाती है। वो सारे हंटर से देखकर हौसला खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम लोग वाकई में साथ में टीम बन चुके हैं जिन्होंने एक ऐसे की डेंजर को क्लियर किया है। यूनू ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि कोई चीज इस तरफ आ रही है, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। माधव उनसे कहते हैं, मुझे अभी भी पता चला है कि वो चुड़ियां वापस आ रही है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बाकी के सारे हंटर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या जापानीज टीम फेल हो चुकी है, क्या हम उनको 1 घंटे तक बाहर नहीं रोक पाए? माधव कहते हैं, मुझे नहीं पता, एसोसिएशन वालों ने कहा है कि वहाँ से जल्दी से निकलो क्योंकि सिग्नल जैमिंग टेक्निक बेकार हो चुकी है। उसी वक्त चोईजोंग को महसूस होता है कि उन्होंने जो फायर नेट क्रिएट किया था वो टूट चुका है। चोईजोंग उनसे कहते हैं, मेरा फायर नेट टूट चुका है, चिड़ियां अंदर पहुंच चुकी है और साथ ही वो थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाती है क्योंकि उन्हें जबरदस्त पावर महसूस होती है। वो मॉन्स्टर जिसने जापानीज हंटर्स को मार डाला है वो वहाँ पर पहुंच जाता है। यूनू उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये नामुमकिन है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो मॉन्स्टर अपनी पावर को रिलीज करता है, असल में वो भी एक चूटी है जो कि चूहे के बड़े अंडे से निकला है। यूनू उसे देखकर कहते हैं, ये नहीं हो सकता, एक सिंगल बीज से इतनी ज्यादा पावर कैसे निकल सकती है? चाइन भी क्योंकि स्मेल को महसूस कर सकती है, वो जल्दी से नाक पे हाथ रखकर नीचे बैठ जाती है क्योंकि उसकी स्मेल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसके नाक के अंदर घुस जाती है। चाइन कहती है, यहाँ पर तो इतना ज्यादा प्रेशर है, आखिर चूटी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? उनके सामने जो मॉन्स्टर अपीयर हुआ है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि जैसे वो अपना कदम आगे बढ़ाता है हंटर्स के दिल में मौत का होप पैदा हो जाता है। माधव कहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहीं पर खड़े रहे, या तो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा या फिर इसे मारना होगा। लेकिन माधव सिर्फ ये सोच रहे होते हैं, आगे बढ़ने के लिए उनके पास इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती। माधव वहीं पर जमे हुए खड़े होते हैं जबकि वो मॉन्स्टर उनके पास से गुजर जाता है और सीधा अपनी क्वीन की लाश के पास जाता है। वो 6 के 6 हंटर यही कहते हैं, वो हमारे पास से गुजर गया और हमने कुछ भी नहीं किया, और ये टेरिफाइंग पावर है क्या चीज? वो चींटी जैसे ही अपनी क्वीन के पास जाती है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को रिलीज करती है। उसकी पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सारे हंटर्स नीचे गिर जाते हैं। फिर वो चींटी पीछे की तरफ देखती है, सबसे पहले वो चाइन को अपना निशाना बनाती है और तेजी के साथ चाइन के पीछे चली जाती है और सारी चाइन की कमर में एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे चाइन सामने वाली दीवार के साथ जाकर लगाती है और इसी के साथ एक एस रैंक की हंटर इतनी ज्यादा जख्मी हो जाती है कि दोबारा उठ ही नहीं पाती। ये देखकर माधव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर हंटर चाक की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त वो चींटी उनके पीछे पहुंच जाती है। माधव जल्दी से अपनी शील्ड के सामने करते हैं, लेकिन वो चींटी सिर्फ एक ही किक मारती है जिससे माधव की शील्ड तो टूटती है, लेकिन साथ ही उसका बाजू भी टूट जाता है और उसके हाथ से अलग हो जाता है, जबकि दूसरे हाथ से माधव अपनी तलवार से अटैक करने लगते हैं। वो चींटी उसका दूसरा हाथ भी काट देती है और माधव को ऐसे छोड़ देती है। वहीं पर रास्ते में यूनू खड़े होते हैं जो कि चिल्लाकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन चींटी उसके पास से गुजरते हुए 3 स्लैशेस लगाती है जिससे उसका कंधा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। यूनू के पीछे चोईजोंग खड़ा होता है जो कि अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करने वाला होता है कि चींटी उसको स्लैश लगाती है और सामने की तरफ से जख्मी कर देती है। रीपर की मास्टर जो कि सबसे लास्ट पे खड़े होते हैं वो अपने एरो चलाते हुए कहते हैं, मैं अगर इतनी डिस्टेंस पर हूँ तो यहाँ से मेरा निशाना बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, और वो उस पर तीर चला देते हैं। लेकिन वो चींटी उसके तीरों को अपने हाथ में पकड़ लेती है और साथ ही उसके तीरों को तोड़ देती है। लिम दाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये मेरी एनर्जी के तीरों को कैसे रोक सकती है? साथ ही वो चींटी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और लिम दाई को भी जोरदार पंच मारती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। उसी वक्त माधव फिर से आगे बढ़ते हैं और अपने कंधे के साथ चींटी को धक्का देते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा मेरे हाथ काट दिए, तुम्हें बेकार हो गया। साथ ही मिंग अपनी हीलिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए माधव के बाजू को दोबारा से रीजनरेट कर देता है। मिंग ने अपनी कैमोफ्लेज मूव को एक्टिवेट किया होता है और कहता है, ये तो मेरा कैमोफ्लेज मूव है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को मेरे बारे में पता नहीं चला और मैं सबसे पीछे खड़ा रहकर उन सबको हील कर रहा हूँ। लेकिन मेरे कैमोफ्लेज की एक वीकनेस है, मैं अपनी जगह से नहीं हट सकता, अगर मैं हटूंगा तो मेरा कैमोफ्लेज खत्म हो जाएगा। माधव आगे बढ़ते हैं और चींटी के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि मिंग कह रहा होता है, अगर मुझे मारना भी चाहे तो उससे पहले मुझे ढूंढना होगा, जितनी देर तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी टीम को मरने नहीं दूंगा। वो चींटी माधव को टांग से पकड़ती है और पंखे की तरह घुमाते हुए दीवार के साथ लटका देती है। माधव फिर से सीरियसली जख्मी हो जाते हैं, जैसे बियांगो से फिर से हील करने की कोशिश करता है। उसी वक्त चींटी
चोटी को पता चल जाता है कि बियांगो कहाँ पर खड़ा है। बियांगो उसी तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि चोटी से उसी की तरफ देख रही होती है। बियांगो कहता है मेरा कैमोफ्लेज मोड एक्टिवेटेड है, उसे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। साथ ही जुनून चिल्लाकर उसे कहते हैं बियांगो वहाँ से हटो, लेकिन बहुत देर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं बियांगो अपनी जगह पर खड़ा होता है, लेकिन उस चोटी का हाथ बियांगो के बॉडी के आर पार होता है। वहाँ से जुनून सामने बैठे चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन बियांगो के मरने की बात नहीं खत्म होती। वो चोटी बियांगो के पीछे खड़ी होती है और उसका हाथ उसकी बॉडी के आर पार होता है। उसी वक्त दिखाते हैं वो चोटी बियांगो के सर को भी खा जाती है, यानी कि बियांगो का किस्सा यहाँ पर खत्म हो चुका है, वो दोबारा ही नहीं हो सकता। बियांगो मर जाता है। ये देखकर सारे हंटर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जुनून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि बियांगो उसकी वजह से यहाँ पर आया था। जुनून जल्दी से जंप करते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो चींटी पीछे की तरफ घूमती है और जुनून को गले से पकड़ लेती है। जैसे ही वो जुनून को गले से पकड़ती है, जुनून का बीच में खत्म हो जाता है और फिर से नागो हो जाती है। और साथ ही वो चींटी उस वक्त को रिपीट करती है जो कि कभी भी जुनून ने कहा था। वो चींटी बोलते हुए जुनून से कहती है तुम बहुत ज्यादा वीक हो, हमारी क्वीन तुम्हारे हाथों मारी गई, तुम्हारे जिस सोल्जर को हमने मारा है उसके मरने से हमारी क्वीन का बदला पूरा नहीं हुआ। तुम्हारा किंग कौन है, मैं उसे मारूंगा। अब इन सारे हंटर्स को पता ही नहीं होता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। असल में वो चींटी अपनी क्वीन की मौत के बदले में इनके किंग को मारना चाहती है जो कि इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसी वक्त उस चींटी को बाहर से रियोजी कोटो की पावर महसूस होती है और वो इन सबको छोड़कर बाहर चला जाता है। जुनून कहते हैं बाहर तो इस वक्त रियोजी कोटो है जो हमसे ज्यादा पावरफुल है, क्या उसके लिए जा रहा है। साथ ही उनका खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अभी उसको बचाने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, इससे पहले वो वापस आ जाए। लेकिन वो सामने की तरफ देखते हैं तो छोटी चूड़ियां वापस आ जाती है। गोटो रियोजी अपनी टीम के 2 मेंबर्स के साथ बाकी की टीम को देखने के लिए जा रहे होते हैं। कहती है टीम चार्ली और टीम डेल्टा दोनों ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। गोटो कहती है शायद सिग्नल जमी की वजह से ऐसा हुआ होगा, हमारा उनके साथ कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। साथ ही वो टीम ब्रेवो से कहती है जल्दी से एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचो, हम लोग वापस आ रहे हैं। हम इस वक्त टीम डेल्टा और टीम चार्ली की तरफ जा रहे हैं, उनको देखकर वापस आते हैं। उसी वक्त गोटो को अपने कंट्री के चेयरमैन मात्सुमोटो की कॉल आती है। नेक्स्ट इन चाइना की बैटलशिप का होता है जहाँ के कैप्टन कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि जापान वाले कोरिया के खिलाफ कुछ प्लान बना रहे हैं। जापान वालों ने इस रेड के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। मुझे लगता है कि गोटो रियोजी अपने आप को नेशनल लेवल का हंटर साबित करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होता जा रहा है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है और इसके अचीवमेंट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक काम जो कभी नहीं कर पाया वो एक एसएन की डेंजर को क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए वो नेशनल रैंक का हंटर नहीं बन पाया। गोटो रियोजी इस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके साथियों की डेड बॉडीज पड़ी होती है। चेयरमैन मात्सुमोटो से कहते हैं क्या हुआ, जल्दी से जवाब दो। गोटो चेयरमैन से कहता है हमारे पास कैजुअलिटीज हुई हैं, हमारे कुछ हंटर्स मारे गए हैं। चेयरमैन से कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हुआ, हमने ये प्लान इसलिए बनाया था ताकि हमारे हंटर मारे ना जाए और उन्हें टनल के अंदर जाकर कोई का सामना करना पड़े। गोटो से कहते हैं हमारा प्लान बिल्कुल ठीक था, बस हमारे हंटर्स वीक थे इसलिए वो मारे गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चेयरमैन गोटो से कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब तक तुम जिंदा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2-4 हंटर्स मारे जाते हैं जल्दी से प्लान पूरा करो, वापस आ जाओ। क्या कोरियन टीम अभी भी क्वीन के साथ फाइट कर रही है? गोटो से कहते हैं हाँ फाइट कर रही है, लेकिन हमारा जैमिंग सिस्टम खराब हो चुका है, इसलिए सारी चीजें वापस टनल की तरफ जा रही है। चेयरमैन गोटो से कहते हैं कितने % चांसेस है कि कोरियन टीम टनल से वापस जिंदा आएगी? गोटो रियोजी से कहते हैं मुझे सिर्फ एक ही हंटर की फिक्र थी जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो इनके साथ नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। चेयरमैन हंसते हुए उसे कहते हैं हम जापान की टीम वालों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोरिया वाली टीम मारी गई तो हमें वापस आना पड़ा। यही हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी, लेकिन हमारा मकसद तो पूरा हो गया, कोरिया के एस रैंक हंटर्स को खत्म करना। हमारे यहाँ पर आने का असल मकसद तो यही था कि कोरिया के सारे एस रैंक के हंटर्स को एक ही बार में मार दिया जाए। गोटो चेयरमैन से कहता है ठीक है मुझे बात की समझ आ गई, हम लोग वापस आ रहे हैं। रियोजी गोटो अपने साथियों से कहते हैं चलो वापस चले, लेकिन उसी वक्त उन्हें महसूस होता है कोई मॉन्स्टर की तरफ आ रहा है। गोटो जल्दी से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। गोटो अपने दोनों साथियों से कहते हैं ये कोई ऑर्डिनरी एंड नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग इसके सामने नहीं टिक पाओगे, जाकर ब्रेवो टीम को ज्वाइन करो, मैं इसका सामना करता हूँ, ये दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम यहाँ सामना करता हूँ। रियोजी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है एक चींटी के लिए ये पावर तो बहुत ज्यादा है। वो चींटी गोटो से पूछती है क्या तुम इंसानों के किंग हो? गोटो कहता है ये चींटी तो भाग कर रही है। साथ ही गोटो कहता है तुम्हें किंग चाहिए, हाँ मैं ही इंसानों का किंग हूँ। अब गोटो को तो नहीं पता होता कि वो चींटी किंग को मारने के लिए आई है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो जल्दी से अपनी पावर को रिलीज करती है। गोटो कहता है ये प्रेशर ये पावर मैंने पहले भी महसूस की है, उसे जिन्हों की याद आ रही होती है। और नेक्स्ट सीन जो हमें दिखाया जाता है उसमें गोटो रियोजी की तलवार के 2 टुकड़े दिखाते हैं और साथ में उसका कटा हुआ सर। यहाँ पर गोटो रियोजी की कहानी खत्म हो जाती है। एक नेशनल लेवल का हंटर बनने के चक्कर में वो एक डेड बॉडी बन जाता है। नेक्स्ट सीन फिर से टनल के अंदर का होता है जहाँ पर हमारे कोरियन हंटर्स को उन चोटी के सामने बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि वो सारी जख्मी होती है और उनका हीला भी मर चुका है। जुनवो चोईजोंग से कहता है क्या तुम अपनी फायर को इस्तेमाल नहीं कर सकते? चोईजोंग कहता है कि मैंने ज्यादा फायर का इस्तेमाल किया तो इस टनल के अंदर सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगी और हम लोग दम घुटने से मर जाएंगे। जुनवो कहते हैं हम सब लोग बहुत ज्यादा जख्मी है, बियांगो हमारे लिए जितना कर सकता था उसने किया, लेकिन हम सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। चोईजोंग को छोड़कर जो अपनी फ्लेम्स को इस्तेमाल कर सकता है। चोईजोंग अपनी फ्लेम्स को इस्तेमाल करते हुए उन एंड्स को अपने करीब आने से रोक रहा होता है, उसने फायर बैरियर क्रिएट किया होता है।